इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम पोस्ट राउट हैंडलर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी नया डेटा हम क्लाइंट साइड से सर्वर तक फेच करवा सकते हैं। मतलब क्लाइंट जब भी कोई टू डू क्रिएट करेगा तो टू डू का डेटा भेजेगा कि टू डू के अंदर क्या टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो उस चीज को हम सर्वर तक कैसे रिसीव करके सर्वर के एक फाइल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ताकि आने वाले अपकमिंग रिक्वेस्ट के अंदर हम उस डेटा को भी सेंड करवाएं। और इसकी आईडी मैं 22 से चेंज करके 2 कर देता हूँ, ठीक है। इतना कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये एक नया राउट हैंडलर क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक पोस्ट राउट हैंडलर। लेकिन उससे पहले हम पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेज के टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्राउजर होता है वो केवल गेट रिक्वेस्ट भेज सकता है यूआरएल के अंदर। अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है तो हमें फेच एपीआई का यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी फेच एपीआई का कोड नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम पोस्टमैन यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि पोस्टमैन क्या है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको पहले सीख के आना है एपीआईज कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्टमैन को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इससे गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसे कि हमने ये गेट रिक्वेस्ट भेजा तो हमारे पास ये पूरा जेसॉन डेटा आ गया। कैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे हम यहाँ पे बॉडी के अंदर अटैच करते हैं डेटा को, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। पोस्टमैन आप यूज़ कर सकते हैं या फिर थंडर क्लाइंट नाम का एक वो होता है, ये थंडर क्लाइंट नाम का एक एक्सटेंशन है। ये भी पोस्टमैन जैसा ही काम करता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे ताकि हमारा एप्लीकेशन एटलीस्ट क्लीन रहे। मतलब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, इधर टेस्ट करेंगे, ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। और अभी अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं यहाँ पे, जो मैंने सेंड किया है, तो ये मेथड नॉट अलाउड ऐसा एरर दे रहा है। ये जो नेक्स्ट.जेएस का सर्वर है बाय डिफॉल्ट जब वो मेथड डिफाइन नहीं होता है सर्वर के ऊपर तब 4 और 5 एरर देता है। इसका मतलब है मेथड नॉट अलाउड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे, पोस्ट मेथड, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और ये रिक्वेस्ट यहाँ पे कौन लॉग कर रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करके पोस्ट कर दूंगा और रिस्पॉन्स के अंदर मैं एग्जैक्ट वही चीज़ सेंड कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे टू डूज को सेंड कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या लॉजिक परफॉर्म करना है ये हमारे ऊपर है। इसके अंदर हम लॉजिक क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बस हम टू डू को रिसेंड कर दे रहे हैं वापस। अब अगर हम यहाँ पे ये करते हैं तो देखो पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ भी ये हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है। हमें ये चीज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र से कुछ जेसॉन डेटा लेना है। और यूज़र से क्या जेसॉन डेटा लेना है, हमें बेसिकली बस यही लेना है, टेक्स्ट। और टेक्स्ट की जो भी वैल्यू होगी यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। हम एक जेसॉन डेटा यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। डबल कोट के अंदर रखना है की को, और वैल्यू स्ट्रिंग है तो वैल्यू को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्लीट डीएसए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करने का ये है। और ये कंप्लीटेड बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे, हम सर्वर के ऊपर ही बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे ट्रू नहीं सेंड करवाएंगे, मतलब कंप्लीटेड प्रॉपर्टी को नहीं सेंड करवाएंगे, बस केवल एक प्रॉपर्टी को सेंड करवाएंगे जो कि रहेगा टेक्स्ट, कि उसका क्या टेक्स्ट रहेगा। क्योंकि कोई अगर टू डू क्रिएट कर रहा है, अगर पहले ही वो कंप्लीटेड रहता तो क्यों क्रिएट करता है ना। तो इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट कंप्लीटेड फॉल्स रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ हम सेंड करते हैं, यहाँ पे हमने सेंड किया। अब ये सेंड हुआ है लेकिन रिस्पॉन्स यहाँ पे वही पूरा 3 एरर आ रहा है, यानी कि हम सर्वर के ऊपर इसका कोई भी यूज नहीं कर रहा। हमें सर्वर के ऊपर ये डेटा कैसे मिलेगा, तो पिछले वीडियो में हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट देखा था ना, इसके ऊपर इसी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास एक मेथड होता है जेसॉन नाम का, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन, ये हमने वहां पे देखा था जावास्क्रिप्ट के कंसोल के अंदर देखा था ना, कि जो भी जेसॉन होता है ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको हम अवेट करके एक वेरिएबल के अंदर अवाट, ये क्या मैंने लिखा है, सही लिखा है ना, अवेट लिखा है। यहाँ पे अवेट यूज करने के लिए हमें एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट और टू डू ऐसा लिख सकते हैं, टू डू आया है। इसको हम एक बार कॉन्सोल लॉक करते हैं। फिर कॉन्सोल लॉक करने की जगह पर हम रिस्पॉन्स के अंदर ही यही टू डू सेंड कर देते हैं। अभी मैं ये रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो देखो रिस्पॉन्स के अंदर क्या गया है, जो यहाँ पे टाइप किया गया है वही चीज़ चला गया। अभी मैं
मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा चलो आ गया। डीएसए के बाद मैं यहाँ पे 2-3 डॉट लगा देता हूँ। तो देखो ये सर्वर के ऊपर ये टेक्स्ट यहाँ से उठ के सर्वर तक गया, फिर सर्वर ने ये भेजा है, ठीक है, सर्वर ने यही रिस्पॉन्स भेज दिया। तो हम इतना ही नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे, हमारा डेटाबेस क्या है, टूडूज है। तो पहले तो हम टूडूज डॉट पुश करेंगे और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम आईडी रखेंगे, ठीक है। ये इसी ऑर्डर में रखते हैं ताकि जब यहाँ पे सेव हो तो इसी ऑर्डर के अंदर आए। यहाँ पे हम आईडी लिख देंगे। आईडी क्या होगा, टूडूज डॉट लेंथ +1 इतना कर देते हैं, ठीक है। अभी ये एकदम यूनिक नहीं होगी आईडी, कभी कभी हो सकता है कि ये नॉन यूनिक आईडी भी बन जाए, ठीक है। अभी वो करके देख लेंगे हम। तो इसको यूनिक बनाने के लिए हम कुछ दूसरा यूज़ करेंगे, रैंडम यू आईडी यूज़ करेंगे, उसको भी थोड़ी देर बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आईडी हो जाएगी, फिर टेक्स्ट, इसका जो भी टेक्स्ट है टू डू का वो कहाँ से मिलेगा, टू डू डॉट टेक्स्ट से, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी वो है कंप्लीटेड और यहाँ पे हम कर देंगे फॉल्स, ये कर दिया। एक बार इतना करते हैं, ठीक है, और इस चीज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, न्यू टू डू कॉन्स्ट न्यू टू डू, ये कर दिया, यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इस चीज को हम न्यू टू डू जो है इस चीज को हम सेंड कर देंगे ताकि हमें पूरा रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। इतना किया है, अभी हम यहाँ पे सेंड करते हैं। तो ये देखो न्यू टू डू यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये 4 आ रहा है। अभी हम यहाँ पे आके अगर रिक्वेस्ट करेंगे, गेट रिक्वेस्ट, ये गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर वो 4 नहीं दिख रहा, इधर वो दिखना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे पुश किया था, अपनी मेमोरी के अंदर ऐड किया था। अच्छा, पुश को हमने खाली कर दिया, खाली आइटम में पुश कर दिया। यहाँ पे हमें न्यू टू डू को पुश करना है। एक बार हम दोबारा से ऐड करते हैं, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया होगा और जैसे सर्वर स्टार्ट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार हम दोबारा से इसको ऐड करते हैं तो फिर से ये 4 नंबर ही ऐड हुआ है, ठीक है। 3 के बाद 4 ऐड हो गया और इधर आके हम रिफ्रेश करेंगे एक बार दोबारा से, तो ये देखो चौथा ऐड हो गया यहाँ पे। एक बार हम फिर से ऐड करते हैं तो 4 के बाद ये 5 हो जाएगा, ऐसे ही 6, 7 ये ऐड होता चला जाएगा और इधर आके हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो 7 तक ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि अगर हम अपने सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, मैं बंद करके एक बार सर्वर को दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, तो जितने भी हमने टू डूज क्रिएट किए थे वो सभी टू डूज गायब हो जाएंगे क्योंकि हमने फाइल के अंदर राइट नहीं करवाया। तो आपको राइट करवाना है, ठीक है, आप देखिए और राइट करवाइए इसको, कैसे राइट करवाना है। मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा। हम यहाँ पे राइट करेंगे, राइट करने के लिए हम करेंगे राइट फाइल इंपोर्ट, राइट फाइल, और यहाँ से fs प्रोमिसेस से इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम फाइल का पाथ देंगे। तो डॉट स्लैश, यहाँ पर जो फाइल का पाथ है ये इस तरह से नहीं देना है, ठीक है। ये आपको तो समझ में आएगा जब आपको पता होगा कि ये राइट फाइल मेथड्स कैसे काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स। ये वहाँ से पाथ को लेता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो पाथ में जब हम डॉट लगाएंगे तो ये इस डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अपना इसी फाइल के अंदर, हमारी ये फाइल है todo.json, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं todo.todos.json, बस इतना लिखेंगे तो ये पाथ को मतलब करेक्ट पाथ हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे, json.stringify करना है, json.stringify और उसके अंदर हम टू डूज डाल देंगे, ये डाल दिया, ठीक है। अभी ये रिस्टार्ट हो गया होगा ऑटोमेटिकली।
अब यहाँ पे अवेट लगा देंगे क्योंकि ये सिंक ऑपरेशन है, ठीक है। अवेट ये लगा देंगे और फिर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। एक बार अब हम आते हैं और नया टू डू क्रिएट करते हैं। देखो ये चौथा नंबर वाला टू डू क्रिएट हुआ है, पांचवा नंबर वाला टू डू क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आते हैं, सर्वर को बंद करके दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोबारा से मैंने रिस्टार्ट कर दिया और इस टू डूज वाले गेट राउट के ऊपर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। यहाँ पर देखो पांचों यहाँ पे टू डूज मेंटेन्ड है। अगर हम टू डूज डॉट जेसॉन फाइल को ओपन करेंगे तो ये देखो टू डूज यहाँ पे एडेड है, लेकिन ये फॉर्मेटेड नहीं है प्रॉपरली, ये सिंगल लाइन के अंदर है। इस चीज़ को हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं ताकि जैसा था वैसा ही रहे, उसी में ऐड होता चला जाए। तो वो चीज़ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो है वो कैसे काम करता है। मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पर जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो मेथड है हमारे पास, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, उसके अंदर मैं पूरा एरे डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल लॉग करूँ या फिर मैं यही करता हूँ, मैं करूँगा जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर मैं अगर डेटा डालूंगा तो ये जेसॉन फॉर्मेट में दे देगा। जो डेटा था वो एक ऑब्जेक्ट था इस तरह से, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। हमने जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया तो इस तरह से आ गया। ये सिंगल स्ट्रिंग है, बिना स्पेस के, बिना कुछ मतलब न्यू लाइन के, ऐसा ही एक सिंगल स्ट्रिंग मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते टाइम हम और भी ऑप्शंस पास कर सकते हैं। आप देखना, ये वैल्यू वो तो हमें पता है यूज करना। सेकंड ऑप्शन रिप्लेसर, ठीक है। रिप्लेसर एक फंक्शन होता है या फिर एक एरे हो सकता है कि किस किस फील्ड को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो मैं आपको जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई कैसे यूज करना है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे एक एरे हम डाल सकते हैं, इसके अंदर किस फील्ड को, मान लो हमें केवल आईडी को इंक्लूड करना है, यहाँ पे आईडी डाल देंगे तो देखो इस तरह से स्ट्रिंग बनेगा, केवल आईडी आईडी आएगा, ठीक है। अगर हमें आईडी और टेक्स्ट चाहिए, एक मिनट, आईडी और टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो हम ये कर देंगे तो देखो आईडी और टेक्स्ट आ रहा है, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड जो ऑप्शन होता है वो रिप्लेसर होता है। एक फंक्शन भी हो सकता है, एक एरे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को हमें हमें तीनों को रखना है, तो हम यहाँ पे इसको नल डाल देंगे। नल डाल देंगे तो ऐसी आउटपुट आएगा जैसे पहले आ रहा था। जो थर्ड आर्गुमेंट है इसमें हम बताएंगे, इसमें हम नंबर पास कर सकते हैं, स्पेस कितना हम स्पेस से सेपरेट करना चाहते हैं। अब ये स्पेस जो है, ये स्पेस एक तो बेसिकली इंडेंटेशन बता रहा है, कितना इंडेंटेशन हमें करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो कुछ इस तरह से आपको बैक स्लैश एन ये आउटपुट के अंदर दिखेगा और एक एक स्पेस यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। तो ये किस तरह से है, मतलब ये सही से हमें दिख नहीं रहा है। बेसिकली ये जब इस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट होता है, डायरेक्टली ऐसे करते हैं, तो ये बैक स्लैश एन जो है ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। अगर हम कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो एक्चुअल में ये ऐसा दिखेगा। जब हम फाइल के अंदर राइट कर देंगे तो इस तरह से फॉर्मेटेड हो जाएगा। और ऐसे ही तो हमें चाहिए, कुछ ऐसे ही चाहिए डेटा ना, फॉर्मेटेड चाहिए। और हमें एक्चुअल में 2 स्पेस चाहिए, हमारे उसके अंदर 2 स्पेस है, तो हम इस तरह से फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पे 2 स्पेस का यूज करके फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। बेसिकली इंडेंटेशन एकदम एग्जैक्टली फॉर्मेटिंग का हम यहाँ पे तरीका बता रहे हैं, कितना इंडेंटेशन रखना है। थर्ड आर्गुमेंट को हम बोलते हैं स्पेस, ठीक है। लेकिन वो स्पेस ऐसा है कि फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे कितना स्पेस चाहिए। अगर हम 1 डालेंगे तो यहाँ पर इसके बाद एक ही स्पेस रहेगा। अगर हम 3 डालेंगे तो यहाँ पर 3, ये इस स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे अभी 3 स्पेस है और हम यहाँ पे मैक्सिमम 10 वैल्यू तक डाल सकते हैं। 10 अगर मैं डाल दूंगा तो यहाँ पे देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद मैंने सही से वो नहीं किया है, मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रख के और इसका लेंथ चेक करता हूँ, डॉट लेंथ, तो मैक्सिमम 10 डाल सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा, देखो ये 10 लेंथ आ गई यहाँ पे, अगर हम इससे ज़्यादा डाल देते हैं, मान लो मैं 15 डाल देता हूँ, तो ये 10 पे ही आके रुक जाएगा। यहाँ पे जो ये आएगा ना, ये 10 ही रहेगा, ये इग्नोर कर देगा। यहाँ तक का जो स्पेस है ये 10 ही रहेगा। एक मिनट क्लियर करते हैं और इसके बीच में जो भी है उसको हटा के
मैंने जो कॉपी किया वो पेस्ट करूंगा तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये आप MDN के ऊपर json.stringify आके पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये आपको पूरा मिल जाएगा, रिप्लेसर स्पेस कैसे डालना है, ठीक है। 10 के बाद ये इग्नोर कर देगा, ट्रीटेड एज इफ वैल्यू वाज 10। अगर 10 से ज़्यादा डाल देंगे तो ऐसा वैल्यू होगा कि जैसे मतलब 10 ही डाला गया था। 1 से कम रहेगा तो ऐसा माना जाएगा कि कोई स्पेस नहीं है। और रिप्लेसर फंक्शन को कैसे यूज़ करना है आप ये देख लेना, ठीक है। मैंने एरे के फॉर्म में यूज़ करना बता दिया है, तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। हम एग्जैक्टली json.stringify में डेटा में ये चीज़ नल और 15 नहीं, नल और 2 पास कर देंगे, ठीक है। तो राइट करते टाइम हम इधर डाल देंगे नल और 2, तो वैसे ही फॉर्मेट कर देगा जैसे हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये 4 और 5 को हटा देता हूँ। 4 और 5 मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से ऐड करता हूँ तो फिर से ये 4 से ऐड होना शुरू होगा, और यहाँ पर देखो ये 4 इस तरह से ऐड हो गया एग्जैक्टली। मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ पोस्टमैन और ये देखो, जैसे ही हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि बटन आपको दिख जाए। जैसे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे यहाँ पे 5वां वाला ऐड हो जाएगा आइटम, देखो हमने ये किया, देखो 5वां ऐड हो गया। ये फाइल के अंदर सेव हो रहा है। अब हमारा लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाए या बैटरी खत्म हो जाए, जब भी हमारा लैपटॉप ऑन होगा, इस फाइल के अंदर ऐसे ही कोड लिखा रहेगा, और ये एक तरह से डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करना है, एक चीज ध्यान देना है, वो ये है कि यहाँ पर भले ही हमें लग रहा है कि बस एक ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, अभी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो एक इतना ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। लेकिन जो राइट फाइल है वो क्या करता है, ये पूरा का पूरा फाइल राइट करता है, ठीक है। इस पूरे फाइल के अंदर अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख दूं, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो ये अभी ये दिक्कत दे दिया है क्योंकि इसका जो जेसॉन का कोड है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं होगा। मैं चलो इसको एम्प्टी एरे बना देता हूँ, ठीक है। एम्प्टी एरे मैंने बना दिया। अगर मैं सेंड करूँगा तो ये यहाँ पर ये ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ऐड हुआ है क्योंकि जो हमने पूरा क्लियर कर दिया तो हमारा पेज रिलोड होके हमारा मेमोरी के अंदर जो एरे था वो भी क्लीन हो गया होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो उसमें एक नया ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। लेकिन ये पूरा ओवरऑल रीराइट करता है, अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये पूरा रीराइट होता है, पूरा फाइल स्क्रैच से पूरा डिलीट हो जाता है, फिर नया ऐड होता है। तो ये उतना एफिशिएंट नहीं होता है फाइल के अंदर स्टोर करना, इसीलिए हम फ्यूचर में डेटाबेस MongoDB डेटाबेस का यूज करके वहां पे डेटा को स्टोर करवाएंगे। अभी एक चीज और फिक्स करना है, वो है आईडी। इसकी आईडी जो है वो हम ऐसा लिख रहे हैं, लेंथ +1। क्या हो कि अगर हम इसको चेंज कर दें, मान लो हम एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट 1 को डिलीट कर दिया, अभी हमने मैनुअली डिलीट किया, लेकिन फ्यूचर में हम डिलीट की फंक्शनलिटी भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो नया ऐड होगा तो उसकी आईडी तो डुप्लीकेट होगी, 2 होगी, तो इसी वजह से हमें लेंथ को नहीं यूज करना है आईडी के लिए। हम एक चीज यूज करेंगे जो कि है crypto.randomuid। यहाँ पर अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर देखें तो हम ये यूज कर सकते हैं, crypto.randomuid। ये होता है ना, ये बस ये चीज यूज करेंगे। ये भी यहाँ पे अवेलेबल होता है हमारे Node.js कोड के अंदर। ये Node.js का ही कोड है, जो Next.js हम लिख रहे हैं, ये Node.js का ही कोड है एक्चुअली। यहाँ पर हम आईडी के लिए ये चीज यूज करेंगे, बस इतना कर देना है और कुछ भी नहीं। बाकी जो ये एलिमेंट्स हैं इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम कुछ नए टास्क क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि कंप्लीट डीएसए, या फिर मैं यहाँ पे भी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ ना तो टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। चलो यहाँ पे आ गया अभी, लर्न डीएसए ये करके मैं सेंड करता हूँ। यहाँ पे देखो ये ऐड हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, मास्टर Node.js ये किया, सेंड किया,
हो गया, क्रिएट हो गया, और उसकी आईडी, जो नई आईडी क्रिएट हुई है उसका पूरा डेटा यहाँ पे सेंड होके आ रहा है। ये देखो, न्यूली क्रिएटेड जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा टू डू है, उसका पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि हमें दिखता रहे जो जो फाइल क्रिएट हो, जो जो डेटा क्रिएट हो। ठीक है, और एक और ऐड कर लेते हैं, बाय ग्रोसरीज। सेंड किया, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे आईडी का नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन के अंदर हमने क्या किया था, अरे यहाँ पे जो सिंगल आईडी को फाइंड कर रहे थे जब, तो हम यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग कर रहे थे आईडी को। ये करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये आईडी अब स्ट्रिंग हो ही गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज करके कंपेयर कर सकते हैं। अब सिंगल आईडी को अगर हमें फाइंड करना होगा तो हमें ये पूरी आईडी देनी होगी। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 करेंगे तो हमें आईडी नहीं मिलेगी। देखो 1 किया हमने, टू डू नॉट फाउंड, हमें पूरी आईडी देनी होगी इस तरह से। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोस्ट आउट कैसे क्रिएट करना है, फाइल के अंदर कैसे सेव करवाना है, ताकि हमारा एक परसिस्टेंट स्टोरेज बन सके। ये उतना एफिशिएंट नहीं है लेकिन सही है, मस्त है। हमें बेसिक समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क करता है चीज़। ठीक है, हम डेटाबेस भी, मतलब डेटाबेस भी यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर तो नहीं, इस सेक्शन के अंदर हम मेनली यही सीखेंगे कि CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। अब नेक्स्ट टास्क जो है वो आपको क्या करना है, अपडेट करवाना है। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपको पैच रिक्वेस्ट का यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे एक पैच रिक्वेस्ट का फंक्शन क्रिएट करना है, और टेक्स्ट को यहाँ से पोस्टमैन से सेंड करवाना है। यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट सेंड करवाना है, और इसको अपडेट करना। मान लो कोई यूज़र अपडेट करना चाहता है, टेक्स्ट को भी अपडेट कर सकता है और कंप्लीटेड प्रॉपर्टी को भी अपडेट कर सकता है। ठीक है, कंप्लीटेड मान लो फॉल्स था, अभी ट्रू हो गया, तो ये करना चाहता है, तो ये चीज़ भी आपको करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टास्क को खुद से करने की कोशिश करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, और आप ऐसे सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।